नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। हो सकता है आज आपको कुछ मेरे अंदर नयापन लग रहा हो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी हतोत्साह वाली कोई घटना नहीं हुई है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आराम से आप सभी को निश्चिंत रहना है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए क्लास को हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि पेपर 3 हम चालू कर दिए हैं और पेपर 3 की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो प्यारे विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, प्यारे साथियों, यूट्यूब पर जाके देख लेना, आपको क्लासेज उपलब्ध हैं। और आपका यूनिट सेकंड, जिसका नाम है प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र का कर्मचारी वर्ग, इसकी भी प्यारे विद्यार्थियों 2 क्लासेज हो चुकी हैं। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं प्यारे साथियों, एक बार पुरानी क्लासेज आप देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी हमें लगातार देख रहे हैं, उनका तो हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 3 की यूनिट 2 प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र का कर्मचारी वर्ग, जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी प्यारे विद्यार्थियों कि आपका कर्मचारी वर्ग में आते कौन कौन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया उद्देश्य क्या है भाई, प्रारंभिक बाल देखरेख इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आपके जो कर्मचारी हैं उनका हमें चयन करना है। तो चयन करते समय हम किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे? हमें बच्चों के साथ काम करने के लिए जो अपेक्षित कौशल है, उनके क्या क्या महत्व हो सकते हैं, उनकी हमने प्यारे विद्यार्थियों इसकी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रारंभिक बाल देखरेख और जो शिक्षा केंद्र है उसके अच्छे कार्यकर्ता और सहायक के निजी गुण कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जो बच्चे और जो कार्यकर्ता के बीच जो अंतः प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए, उसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। और प्रारंभिक बाल देखरेख केंद्र के जो स्टाफ की क्या भूमिका है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, इनकी चर्चा करेंगे। साथ में स्टाफ के कौशल विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या हो सकती है, इनकी भी प्यारे विद्यार्थियों चर्चा हमें करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के स्टाफ का चयन किस तरह से करना है, कार्यकर्ता का चयन करना है तो किस तरह से करना है। और स्टाफ में आपके कार्यकर्ता और सहायक दोनों आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्या उनकी योग्यता होनी है, ये भी चर्चा कर ली। प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में प्यारे विद्यार्थियों चयन की प्रक्रिया स्टाफ की क्या है, ये भी हमने चर्चा कर ली। और एक अच्छे प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आपके कार्यकर्ता में कौन से अपेक्षित कौशल होने चाहिए, इनकी चर्चा हम पिछली क्लासों में कर चुके। इसके आगे मैंने आपको बताया प्यारे साथियों कि आपके प्रारंभिक बाल देखरेख जो शिक्षा केंद्र है, इसमें स्टाफ के आपके व्यक्तिगत गुण कौन से होने चाहिए, जिन्हें आप प्रारंभिक बाल देखरेख केंद्र में प्यारे विद्यार्थियों नियुक्त करने जा रहे हैं। बच्चों के साथ अंतः क्रिया प्यारे साथियों, इसकी चर्चा हमने कर ली। सब पिछली क्लास में ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़े हैं तो उनको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, इनकी चर्चा पहले हो चुकी है। समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ किस किस विद्यार्थी को यह बातें समझ में आ चुकी है। चलिए, अब आपको क्या विद्यार्थी नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है? नेक्स्ट आगे आपको पढ़ना है प्यारे साथियों कि आपके कौशल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। कौशल विकास के क्षेत्र कौन से हैं, समझ में आ गई बात? कौशल विकास के क्षेत्र पढ़ेंगे, कौशल विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आज इस चैप्टर को हम विधि विधान से क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। लेकिन प्यारे साथियों, उससे पहले मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूं। कौशलों के विकास से पहले आपको 2-4 बातें और बता देता हूं कि आपका जो कार्यकर्ता है प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो आयोजित जितनी भी गतिविधि हैं, उन सब की योजना बनाने के दायित्व किसके पास होता है? कार्यकर्ता का होना है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। उसकी जानकारी उस पर होनी चाहिए। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कार्यकर्ता दोनों प्रकार के लक्ष्य के लिए योजना बनाई। एक तो कुछ लक्ष्य होते हैं जो आपके अल्प अवधि में ही प्राप्त किए जाते हैं, और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घ अवधि की जरूरत होती है। तो आपकी अल्प अवधि और आपकी दीर्घ अवधि, ये दोनों लक्ष्यों की योजना बनाने का दायित्व है वो कार्यकर्ता के ऊपर रहता है, आपको याद रखना है। अब प्यारे साथियों, इसके बाद प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आने वाले जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कार्यकर्ता की होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो अब हम देख लेते हैं प्यारे साथियों कि किस तरह से आपको कार्यकर्ता सहायक के बाद में अब नया चैप्टर, एक तरह से आज की क्लास शुरू हो जाएगी। प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के स्टाफ एवं कौशलों का विकास कैसा होना चाहिए। यानी किसी भी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में एक अच्छा स्टाफ होगा तो उस स्टाफ में कौन कौन से कौशल है प्यारे विद्यार्थियों जो आपके निहित होने चाहिए, इसकी चर्चा हम इसी पाठ में पहले कर चुके हैं। स्टाफ की कार्य कुशलता के बने रहने के लिए आवश्यक है कि आपकी प्रशिक्षण के नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
और इन कार्यक्रमों से कार्यकर्ता बाल विकास और उसकी शिक्षण से संबंधित जो भी प्यारे विद्यार्थियों आपकी लेटेस्ट जानकारी होती है, अद्यतन जो जानकारी होती है, उससे परिचित होंगे। और ऐसा होगा तो इस तरह से उनकी कार्य क्षमता में भी क्या होगी, ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी प्यारे साथियों। और जो महिला बच्चों के बीच काम करने की इच्छुक है, जिसे वांछित शैक्षणिक प्यारे विद्यार्थियों, या हम बोलते हैं वृत्तिक अहर्ता, एक शब्द है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस प्राप्त नहीं भी हैं तो भी प्यारे विद्यार्थियों इस कार्यक्रम में उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, एक एक चीज समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी तक आपको पता है जब हम समझाते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमारी जिम्मेदारी है आपको एक एक बात समझाना। तो देखिए, प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा जो केंद्र है, इस शिक्षा केंद्र के स्टाफ के कौशलों का विकास, स्टाफ के कौशलों का विकास। ठीक, ये बात समझ में आ गई क्या? प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के स्टाफ में कौशलों का विकास हमको पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन सी, ये तो हेडिंग लगा दी हमने, अब इसमें काम की बातें आपको लिखनी है, जिनको एक बार नोट कर लेते हैं कि सबसे पहले तो किसी भी आपका जो स्टाफ लगेगा केंद्र में, उसमें कौन से कौशल होने चाहिए, तो इसकी चर्चा हम कर लेंगे। और पहले हम देख चुके हैं कौशल, हालांकि पिछली क्लास में मैंने कौशल आपको सारे पढ़ा दिए हैं, कौन से कौशल उसमें होने चाहिए प्यारे साथियों। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि आपका प्यारे विद्यार्थियों दो तरह के लोग हो सकते हैं स्टाफ में। आप क्या कर सकते हैं, स्टाफ के रूप में नियुक्त करें तो कौशलों का विकास करना है, तो कौशलों के विकास हेतु आपको क्या करना है, स्टाफ को समय समय पर, टाइम टू टाइम प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, बाल विकास से संबंधित आपको जानकारी देनी होगी। समय समय पर बाल विकास से संबंधित संगोष्ठी, आप बोल सकते हैं मीटिंग रख सकते हैं, कोई जागरूकता अभियान रख सकते हैं, या आप कोई ट्रेनिंग पीरियड भी रख सकते हैं, या ट्रेनिंग के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करवाते रहें। साथ में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे लोग जो कि प्यारे विद्यार्थियों बच्चों के बीच, ऐसी महिलाएं जो बच्चों के बीच काम करने की इच्छुक तो है लेकिन उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास प्यारे विद्यार्थियों योग्यताएं नहीं है, वृत्तिक अहर्ताएं नहीं है, तो उनको भी आपको इन कार्यक्रम में शामिल कर लेना है। नोट करके आपको लिख लेना है, नोट करके आपको लिख लेना है, नोट। ऐसी महिलाएं जो बच्चों के साथ काम करने हेतु इच्छुक रहती हैं या इच्छुक हों, उनको बिना न्यूनतम योग्यताओं या अहर्ताओं के
विद्यार्थियों के भी प्रशिक्षण दिलवाएं। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए कार्यकर्ता के लिए हमने रखा है प्यारे विद्यार्थियों की वो कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए। अब मान के चलिए 12वीं पास नहीं है, कोई महिला है, बच्चों के बीच काम करने के लिए तैयार है, लेकिन प्यारे साथियों अब उसके पास योग्यता नहीं है, तो भी आपको क्या करना है? उन बच्चों को वो इच्छुक तो है काम करने की, तो भी प्यारे विद्यार्थियों उसको आपको उसकी ट्रेनिंग तो करा देनी चाहिए। और ट्रेनिंग कराने से हो सकता है जब हमें जरूरत होगी तो वो महिला काम आएगी। इसलिए आपको क्या करना है? इन कार्यक्रमों में उसको प्रशिक्षण दिलवा देना है, आपको याद रखना है। दूसरी बात, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रशिक्षक को प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान का जो स्तर है वो निर्धारण कर लेना चाहिए। मान के चलिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो मुझे कम से कम ये पता तो लगा लेना है कि प्रत्येक, अब तो मैं तो जीरो से लेवल से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो भरपूर समय है, मैं बच्चों को आराम से, अब तो हमारे पास समय है। लेकिन जब आप प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे तो आपके पास तो समय की सीमा होगी और उस सीमा में आप बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले आपके सामने जो ट्रेनिंग लेने जा रहा है, जो प्रशिक्षार्थी है प्यारे विद्यार्थियों, उस प्रशिक्षार्थी को आपको क्या करना है? उसके ज्ञान का लेवल जानना है कि इतना तो जानता ही है, अब इससे आगे आपको सिखाना है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो पहली बैठक होगी उसमें जो प्रशिक्षक होगा और जो प्रशिक्षार्थी होगा, इनके बीच अनौपचारिक बातचीत और विचार विमर्श हो, जिसके माध्यम से प्रशिक्षक को न केवल प्रशिक्षार्थी के ज्ञान स्तर की जानकारी लग जाए, बल्कि उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में उसकी अपेक्षाओं का भी बोध हो सकेगा कि क्या अपेक्षाएं रखता है वो, और ये अपेक्षाएं उस कार्यक्रम का उद्देश्य बन जाएंगी। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इसलिए प्रशिक्षण देते समय सबसे अधिक बल इस बात पर देना होता है कि बच्चों के साथ प्यार, स्नेह और समझबूझ से साथ व्यवहार आपको करना होता है। कार्यकर्ता को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होता है। यह प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट करना है, यही सबसे बड़ी काम की बात है। तो यहां पर आप इस बात को भी नोट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस बात को एक बार नोट करवा के मैं आपको लिखवा देता हूं। आपको याद रखना है कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान का स्तर निर्धारण कर लेना चाहिए। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन से पहले आयोजन करने से पहले ही प्रशिक्षक होता है प्यारे विद्यार्थियों, उस प्रशिक्षक को प्रशिक्षणकर्ता, या फिर प्यारे विद्यार्थियों इसको बोल सकते हैं प्रशिक्षार्थी। प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान स्तर का अनुमान लगा लेना चाहिए तथा एक तो उनको क्या करना है? उसके अनुमान लगा लेना है ज्ञान का। दूसरी बात उनको क्या क्या करना है? तथा अनुमान लगाने के साथ ही आपको अनौपचारिक बातचीत करके प्यारे विद्यार्थियों आपको आगे आपका क्या अपेक्षा है इसका बोध आपको हो जाएगा, वही कार्यक्रम के उद्देश्य बन जाएंगे। तथा अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से जो आपकी अनौपचारिक जो बातचीत है प्यारे विद्यार्थियों, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपेक्षाओं का बोध हो सकेगा, उनकी अपेक्षाओं का बोध हो सकेगा तथा ये अपेक्षा ही कार्यक्रम का उद्देश्य बन जाएगी। समझ में आ गई क्या बात?
यहां तक बात समझ में नहीं आई तो चलिए हिंदी में आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं कि सबसे पहले मान के चलिए मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रशिक्षण कार्य करवाना है कि कैसे आपको प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आप एक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त होंगे, आप किस तरह से सहायक के रूप में काम करेंगे और मुझे आपको क्या करना है, प्रशिक्षण देना है। अब प्रशिक्षण में हो सकता है कोई जो योग्यता रखता है वो भी बैठे हैं और जिनके पास योग्यताएं नहीं है वो भी बैठी हैं। ऐसी महिलाएं मैं मान लेता हूं जो बच्चों के बीच काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन मान के चलिए 10वीं पास नहीं है, 12वीं पास नहीं है, उनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कार्यक्रम में शामिल करना है, कर लिया है। अब करने के बाद मैंने औपचारिक बातचीत उनके साथ शुरू कर दी है। मैंने कहा और बताइए आप कैसे हैं, आप क्या चाहती हैं बच्चों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी सबसे पहले हमारे इस एरिया में जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र बना हुआ है, इस प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में सबसे पहले तो हमारे बच्चे बड़े कमजोर हैं। उन्होंने पूछा कमजोरी से क्या मतलब है? कमजोरी से मतलब है गुरुजी इनका शरीर बहुत दुर्बल है। तो हमने पता लगा लिया प्यारे विद्यार्थियों कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में सबसे ज्यादा जो हमको फोकस करना है, बच्चों के शारीरिक विकास का भी हमें ध्यान रखना है। यानी हमको बच्चों को ज्ञानात्मक रूप से प्रबल बनाना है, बच्चों को हमें ढंग से पढ़ाई तो करवानी है, साथ में हमको को करिकुलर एक्टिविटी यानी आपके प्यारे विद्यार्थियों आपको सहायक गतिविधियां आपको करवानी है, आपको बच्चों को गेम खिलाने हैं, आपको बच्चों को समय समय पर सुबह नाश्ता देना है, दोपहर में आपको प्यारे विद्यार्थियों एक भोजन की भी व्यवस्था करनी है। तो इन बातों से आपने एक लेवल का पता लगा लिया कि ठीक है, बातचीत द्वारा उनकी अपेक्षाओं का पता लग गया और ये अपेक्षा ही कार्यक्रम का उद्देश्य बन जाएंगी। अब आपको प्यारे विद्यार्थियों प्रशिक्षण करता है वो अपने हिसाब से आगे हैंडल कर लेगा, उसको पता लग जाएगा। ये एक छोटा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। और प्यारे विद्यार्थियों प्रशिक्षणकर्ता का सबसे जो बड़ा बल होना चाहिए वो किस चीज पर होना चाहिए, इस बात को भी सबसे यहां पर नोट करके लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए। और नोट करके एक बात लिखनी है कि प्रशिक्षण देते समय सबसे अधिक जो बल आपको देना है, एक तो देना है कि आपको प्यारे विद्यार्थियों बच्चों के साथ प्यार से, स्नेह से और समझबूझ से व्यवहार करना है और कार्यकर्ता को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, प्रशिक्षण देते समय निम्न दो बातों का अवश्य ध्यान रखें। और दो बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो है प्यारे विद्यार्थियों कि बच्चों के साथ प्यार, स्नेह और समझबूझ के साथ व्यवहार करें। बच्चों के साथ प्यार, स्नेह व समझबूझ से आपको क्या करना है, व्यवहार करना है। दूसरी बात कौन सी याद रखनी है आपको? दूसरी बात याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों कि कार्यकर्ता को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना है। कार्यकर्ता को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति, यानी बच्चों की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उनके प्रति संवेदनशील रहना है। ठीक, ये बातें आपको किस किस को समझ में आ गई हैं? जल्दी से मुझे बता दो एक बार, ये बातें किस किस विद्यार्थी को समझ में आ गई हैं? यदि सबको समझ में आ गई है तब तो बहुत बढ़िया बात है, और जिसको समझ में नहीं आई है भैया वो बता दीजिए, एक बार आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। यानी आपको ये ट्रेनिंग प्यारे विद्यार्थियों आपने करवा दी है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब कौशल विकास के क्षेत्रों की तरफ हम चलेंगे। आपने ट्रेनिंग पीरियड करवा दिया है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब कौशल विकास के क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। कौशल विकास के क्षेत्र कौन से हैं? कौशल विकास के क्षेत्र, कौशल विकास के क्षेत्र। अब चलिए इस कौशल विकास के क्षेत्र में सबसे पहली बात आपको कौन सी याद रखनी है? यह वांछनीय है कि कार्यकर्ता समृद्धि और विकास के विविध सिद्धांत जानते हो, याद रखना, और उन्हें प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र की गतिविधियों की योजना बनाने में उनका प्रयोग भी कैसे करना है यह भी जानता हो।
मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कार्यरत हो जाते हैं, कार्यकर्ता बन जाते हैं और आपको यह भी नहीं पता है कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। हालांकि वृद्धि विकास आपको भी नहीं पता होगा। यदि आपने फर्स्ट पेपर पढ़ लिया है प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर में पढ़ा रही है, आपको याद रखना, उसमें आपको पहले चैप्टर ही यही है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों को पढ़ाते हैं। एक आदमी बड़ा हो गया बच्चा, उसकी लंबाई बढ़ गई, ये वृद्धि है, उसका विकास को दर्शाता नहीं है। एक बच्चे हैं प्यारे विद्यार्थी, उसके मान के चलिए कि शरीर का विकास हो गया, वो मोटापन हो गया है, उसका हाथ लंबा बढ़ गया है, मान के चलिए किसी के होठ ज्यादा बड़े हो गए हैं प्यारे विद्यार्थी, किसी के कान लंबे हो गए हैं, तो ये सब आपकी वृद्धि को दिखा रहे हैं। जबकि आपका विकास क्या है, विकास प्यारे विद्यार्थियों आपका एक पक्ष नहीं है, विकास सभी पक्षों को शामिल करते हैं। यानी वृद्धि एक छोटा रूप है, विकास सब कुछ शामिल है। वृद्धि ऑटोमेटिक विकास के अंदर शामिल है और वृद्धि कुछ समय पे जाके रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। मान के चलिए आपकी हाइट कोई बढ़नी थी, अब आप 17-18 साल के हो गए, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ ली। अब आपकी हाइट ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी भर बढ़ती जाती है, कि आदमी 60 साल का हो जाएगा तो उसकी हाइट बढ़ती रहेगी क्या? नहीं, एक टाइम पीरियड पे जाके रुक जाती है। तो वृद्धि एक सीमित समय तक चलती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता है। आप नयापन जीवन में कुछ सोचते हैं, वो 60 साल तक चलेगा। आदमी मरने से एक दिन पहले भी कुछ सीखता है, समझ में आई? तो ये हालांकि वृद्धि विकास है, ये अपन चैप्टर जो आपकी पेपर फर्स्ट होता है उसमें पढ़ते हैं, मैम आपको पढ़ाएगी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, आपको कार्यकर्ता को प्यारे विद्यार्थियों कौशल विकास के क्षेत्र में वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसके सिद्धांत पते होने चाहिए और साथ में इनकी योजना बनाने में किस तरह से प्रयोग करना है ये भी पता होना चाहिए। तो लिख लीजिए इस बात को भी लिख लेते हैं, इस बात को भी लिख लेते हैं। कार्यकर्ता को यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि वृद्धि व विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं तथा योजना बनाने में उनका प्रयोग कैसे करना है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, समझ में आ गई? तथा गतिविधियों की योजना में इनका कैसे प्रयोग किया जाए इसका ज्ञान हो। किस चीज का ज्ञान हो उसको? कार्यकर्ता को इस बात का ज्ञान हो कि वृद्धि विकास के सिद्धांत तो क्या है और इनकी किस तरह से योजना यदि हम बनाए तो उनका प्रयोग हो सकता है। इस बात को आपको विशेषता याद रखना होता है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों की शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक और प्यारे विद्यार्थियों विविध आवश्यकताएं क्या है इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एक बच्चा है, उसकी शारीरिक नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, एक बच्चे को कब भूख लगती है, एक बच्चे को कब प्यास लगती है, प्यारे विद्यार्थियों उसकी शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, एक बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है, एक बच्चे को शरीर की जो भी बच्चे को व्यायाम करवाने की क्या जरूरत है, खेल खिलाने की क्यों आवश्यकता है। तो एक तो प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक, ये तो हो गया आपका शारीरिक। सामाजिक का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों के एक बच्चे को एक सामाजिक उसको मूल्य देना है, सामाजिकता के लिए तैयार करना है, बच्चे को संवेगात्मक रूप से प्रबल करना है, आपको बच्चे की बौद्धिक क्षमता यानी मानसिक विकास आपको कैसे करना है, इन विविध बच्चे की क्या इनकी आवश्यकता है, इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चे की शारीरिक, बच्चों की शारीरिक प्लस आपकी सामाजिक, संवेगात्मक संवेगात्मक के साथ बौद्धिक व बौद्धिक आवश्यकताओं का ज्ञान हो। यानी क्या क्या बौद्धिक आवश्यकता है इसका उसको ज्ञान होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जल्दी से मुझे बता दो। प्रत्येक विद्यार्थी को यहां तक बात समझ में आनी चाहिए और नहीं आ रही है तो प्यारे विद्यार्थियों आप बता दीजिए, अभी तो मौका है।
आपको एक एक बात समझा दी जाएगी, और फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आपके मन में यदि डाउट चल रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। हमारा प्रयास है आपको प्रत्येक विद्यार्थी को ढंग से समझाया जाए, एक एक बात आपको समझाई जाए, फिर भी आप नहीं समझोगे तो गलती आपकी रहेगी। तीसरा, प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट पता हो। प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा केंद्र के उद्देश्यों के बारे में पता हो कि इसके क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता, आप प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में प्यारे विद्यार्थियों काम कर रहे हैं विकास के क्षेत्र में, यदि आप कार्यकर्ता हैं तब कार्यकर्ता को प्यारे विद्यार्थियों प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के कार्यक्रम और गतिविधियों की योजना बना सकते हो आप। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार, कार्यकर्ता को क्या क्या आना चाहिए इनको आप बिंदु बना के एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा प्यारे विद्यार्थियों। एक कार्यकर्ता को और क्या आना चाहिए जल्दी से मुझे बता दो। कार्यक्रम और गतिविधियों की योजना बनाना आता हो। कार्यक्रम व गतिविधियों की योजना बनाना आता हो। और क्या होना चाहिए दूसरी बात मुझे बता दो। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों क्या होनी चाहिए ये भी मुझे आप बता दीजिए। दूसरी बात प्यारे साथियों यह होनी चाहिए कि केंद्र में सहज उपलब्ध संसाधन का पूरी तरह कुशलता पूर्वक कैसे उपयोग करना है, आपको यह भी याद रखना है। माना आपके कोई भी प्रारंभिक बाल देखरेख केंद्र है तो उस केंद्र में जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का प्यारे विद्यार्थियों आपको कुशलता से कैसे उपयोग करना है, कुशलता से उपयोग करना आता हो। और क्या होना चाहिए गुण बता दीजिए मुझे। और गुण होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है कि उन सभी शिक्षण विधियों से परिचित हो जो छोटे बच्चों के बीच काम करते समय कारगर हो। अभी बताऊंगा। ऐसी शिक्षण विधियों से परिचित हो, ऐसी शिक्षण विधियों से परिचित हो जो छोटे बच्चों के शिक्षण में सहायक हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बात का याद रखना है कि आपको प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आपको पढ़ाने की कई गतिविधियां होती हैं। मान के चल लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैं मान के चलता हूं कि हमको पढ़ाने के तरीके भी तो अलग अलग थे। मान के चलिए एक शिक्षक के पढ़ाने का तरीका है कि वो कुर्सी लेके बैठ गया, सामने बच्चे हैं, लेकिन वो भाषण के माध्यम से व्याख्यान विधि जिसको आप बोलते हैं, यानी मुंह से जबानी से आप क्या कर सकते हैं, बोल रहे हैं और बोल बोल के जुबान से प्यारे विद्यार्थियों आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, जो प्राचीन समय में होता था। प्राचीन समय में गुरुकुल थे और उन गुरुकुलों में प्यारे विद्यार्थियों आपके लेखन पद्धति से लोग परिचित नहीं थे, और परिचित भी थे तो इतनी सारी बातों को कलम से लिखना पॉसिबल नहीं था। तो उस समय क्या था प्यारे विद्यार्थियों, एक गुरु होता था और गुरु बैठ जाता था, सामने शिष्य बैठ जाते थे और गुरु मुख से अपने वाचन करता था प्यारे विद्यार्थियों, और सामने शिष्य हैं वो अपने कानों से प्यारे विद्यार्थियों सुनते थे और सुनकर के प्यारे विद्यार्थियों आपके ज्ञान को ग्रहण करते थे, जिसको आप आज व्याख्यान विधि के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या प्यारे विद्यार्थियों इस व्याख्यान विधि का उपयोग आप छोटे बच्चों के लिए करेंगे क्या? छोटे बच्चे याद करने की क्षमता उनके अंदर कितनी सी है? व्याख्यान विधि मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं। हो सकता है आप प्यारे विद्यार्थियों आप प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कार्यकर्ता बनने जा रहे हो, लेकिन आप जो पढ़ाओगे बच्चों को वो तो 0 से 6 साल के बच्चे हैं। क्या आप व्याख्यान विधि वहां काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब आपको वहां क्या करना है, आपको ऐसे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल देके बच्चों को पढ़ाना है। खेल विधि का सर्वाधिक प्रयोग करना है। एक विधि आती है खेल विधि, जो आगे पढ़ाएंगे हम आपको। खेल विधि का मतलब है बच्चों को खेल खेल में सिखाना। आपने कोई एक्टिविटी कराई और खेल करा दिया, खेल खेल में बच्चों को सिखा दिया कि देख लो
ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अब बच्चे खेले, आराम से तन मन से खेले और खेले, और लास्ट में उनको जब प्यारे विद्यार्थियों आपने सिखाया तो उनके दिमाग में वो चीजें लंबे समय तक टिक गई हैं, और उसको खेल विधि से जब बच्चा सीखता है तो जीवन में कभी भी उसको भूलेगा नहीं। ह्यूरिस्टिक विधि उसको बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है, उन विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए जो कि प्यारे साथियों आप विद्यालय में उपयोग कर सके, बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयोग हो। ठीक। और प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कामों में जो अभिभावक हैं और अन्य समुदाय सदस्य की सहभागिता आप बना सकते हो, याद रखना। यानी केंद्र के कामों में, इस बात को भी समझा देता हूं, केंद्र के काम में कोई भी प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कोई काम आ गया प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, तो आप अभिभावकों प्लस समुदाय सदस्यों को, इन अभिभावकों को, समुदाय सदस्यों को सहभागी बना सकते हैं, सहभागी बना सके। यानी आप में, कार्यकर्ता में प्यारे विद्यार्थियों ये गुण होना चाहिए कि वो केंद्र में अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को सहभागी बनाने की क्षमता रखते हो। ये भी बात आपको याद रखनी है। और अंत में प्यारे विद्यार्थियों एक बात और आपको याद रखनी है कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र की जितनी भी गतिविधि है, उपकरण है, वित्त है, समुदाय है, इनके सहयोग और पर्यवेक्षण का समुचित प्रबंध कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, इस बात को भी मैं लिख देता हूं और यहां करके लिख देते हैं कि केंद्र के उपकरण, गतिविधि और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इन सब पर आप क्या कर सकते हैं, पर्यवेक्षण का प्रबंध कर सकते हैं। गतिविधियों का सामुदायिक सहयोग द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। यानी प्यारे विद्यार्थियों, कोई प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में आपके उपकरण की जरूरत पड़ गई, कोई एक्टिविटी को करवाना है, तो आप समुदाय का सहयोग ले सकते हैं और उसका प्रबंध करना आप पर आना चाहिए। तब तो प्यारे विद्यार्थियों आप एक क्या है, अच्छे आप कार्यकर्ता के रूप में जाने जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई क्या? अब आपको याद रखना, हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कौशल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब कौशल विकास की प्रक्रिया क्या होती है, एक बार इसको हम और चर्चा कर लेते हैं और फिर प्यारे विद्यार्थियों पूरे पाठ का रिवीजन करेंगे। कौशल विकास की प्रक्रिया, आज चैप्टर पूरा हो जाएगा। कौशल विकास की प्रक्रिया, लास्ट हमारी हेडिंग, कौशल विकास की प्रक्रिया। अब कौशल विकास की प्रक्रिया में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो एक बात आपको जो याद रखनी है प्यारे साथियों, वो कौन सी बात है? वो बात है कि बच्चों के बीच काम करने के लिए जो प्रशिक्षणार्थी होता है, इसके कौशलों में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के बहुत सारे मौके दिए जाएं। और इसके लिए आवश्यक होगा कि उसे अलग अलग स्थान हैं, उन अलग अलग स्थानों पर प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में बारी बारी से भेजा जाए, ताकि वह स्वयं बच्चों के बीच काम करने का अनुभव प्राप्त कर ले। मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका एग्जांपल सीधा दे देता हूं कि मैं प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में मुझे कार्यकर्ता बनना है, तो कार्यकर्ता बनने के लिए मुझे प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्ष का अनुभव की आवश्यकता है, यदि मैं 12वीं पास हूं तो। और मैं यदि 10वीं पास हूं तो मैं 1 साल का प्रशिक्षण की जरूरत है, पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। अब मैं आपका प्रशिक्षणार्थी को तैयार कर रहा हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों आपके कौशलों में मुझे सुधार करना है, तो मुझे इसका सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि आपको प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। आप खुद जाएं प्यारे विद्यार्थियों प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में, और आप जाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों बच्चों के बीच काम करें। और जब आप खुद काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा प्यारे साथियों, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। तो याद रखना, इसमें आप 2-3 बातें जो काम की बातें लिखेंगे कि प्रशिक्षणार्थी के कौशलों में सुधार करने के लिए कौशलों में विकास करने हेतु
उनको स्वयं विकास करने के लिए उनको स्वयं आपको कहां भेजना है प्यारे विद्यार्थियों? प्रारंभिक बाल देखरेख व शिक्षा केंद्र में भेजना है, प्रत्यक्ष अनुभव हेतु, प्रत्यक्ष अनुभव हेतु भेजना है। इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसका मतलब है कि आपने कोई भी प्रशिक्षणार्थी है, अब उसको लाइव सिखाना है, आपने क्या किया? उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। तब प्यारे विद्यार्थियों आपने क्या किया? उसको प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में भेज दिया। अब आपने भेज दिया है तो वो क्या कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों? बच्चों के बीच स्वयं काम करने का अनुभव प्राप्त करेगा। तब वह बच्चों के मध्य स्वयं काम करने का अनुभव प्राप्त करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक यदि बात समझ में आ गई है तब प्यारे विद्यार्थियों आपको 2-3 बातें हैं और जो याद रखनी है। क्या? कि प्रशिक्षणार्थी के सृजनात्मक कौशल के विकास के लिए उसे खिलौने बनाने, उसको पेंटिंग करने, उसको कोई कहानी सुनाने, उसको कोई संगीत या संचलन की गतिविधि करवाने का प्यारे विद्यार्थियों अनुभव है वो अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके सभी प्रकार के जो भी प्रयत्न कर रहा है, चाहे उसमें सफल हो असफल हो, आपको उसकी क्या करनी है? सराहना करनी है, ताकि उसमें सुधार लाने के लिए आप उसको प्रोत्साहन कर दे। समझ में आ गई? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रशिक्षणार्थी के सृजनात्मक कौशल में विकास करने के लिए इस बात को भी लिख लीजिए कि प्रशिक्षणार्थियों के सृजनात्मक कौशल के विकास हेतु उस कौशल के विकास को हेतु आपको क्या करना होता है प्यारे विद्यार्थियों? खिलौने बनाने, उसे खिलौने बनाने, पेंटिंग करने, साथ में प्यारे विद्यार्थियों कहानी सुनाने या कहानी कहने, संगीत जैसी गतिविधियों का स्वयं प्यारे विद्यार्थियों उनको क्या करना है? गतिविधियों में उनको सम्मिलित करना है, अनुभव करना है, प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसी गतिविधियों में शामिल करके उनको प्रत्यक्ष अनुभव करवाएं, वे उनको प्रोत्साहित करें। यानी प्यारे विद्यार्थियों उनको सम्मिलित करवाना है, लेकिन मान के चलिए वो कोई गलती भी कर देते हैं, तब आपको क्या करना है? उनमें सुधार करने के लिए उनको प्रोत्साहन भी कर देना है। याद रखना, इस प्रकार से प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के कार्यकर्ता को सदा ये याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों की आने वाले बच्चों के व्यक्तित्व को संभालने के लिए, बनाने के लिए आप प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उसे यह करना होगा कि अपनी निष्पादन क्षमता में निरंतर सुधार करते रहना है, इसका प्रयत्न करते रहना है प्यारे विद्यार्थियों, और अंततः बच्चों के लाभप्रद रूप से क्या करेगा? संचालन कर पाएगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बता दो आज की क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर पूरे पाठ का रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के स्टाफ के कौशलों के विकास का हमने देखा कि कौशलों का विकास करने के लिए आपको क्या करना है कि स्टाफ को समय समय पर बाल विकास से संबंधित संगोष्ठी, मीटिंग, जागरूकता अभियान, ट्रेनिंग के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करवानी है। ऐसी महिला जिसके पास प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम अहर्ता नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों बच्चों के बीच काम करने के लिए इच्छुक है, तब आपको क्या करना है? उसको आपको प्रशिक्षण दिलवाना ही होगा। नेक्स्ट, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन से पहले
जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनके ज्ञान का हमको अनुभव कर लेना है, उनके लेवल का पता लगा लेना है और प्यारे विद्यार्थी उनसे बातचीत करनी है और बातचीत में ही आपको पता लग जाएगा और ये बातचीत ही आपके कार्यक्रम का उद्देश्य बन जाएंगे। और प्रशिक्षण देते समय आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो बच्चों के साथ स्नेह और प्यार से और समझबूझ से आपको व्यवहार करना है और दूसरा कार्यकर्ता को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना है, यह बात याद रखनी है। फिर हमने कौशल विकास के क्षेत्रों की चर्चा करी जिसमें हमने देखा कि कार्यकर्ता यह अवश्य पता होना चाहिए उसको कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, साथ ही गतिविधियों की योजना बनाने में इसका कैसे प्रयोग किया जाए और इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। बच्चों की शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक आवश्यकताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षक केंद्र के उद्देश्यों के बारे में उसको पता होना चाहिए। एक कार्यकर्ता को केंद्र में उपकरण गतिविधियों का समुदाय से कैसे सहयोग लिया जाए इसका पता होना चाहिए। एक कार्यकर्ता को कार्यक्रम और गतिविधियों की योजना बनाना आना चाहिए। एक कार्यकर्ता को केंद्र में उपलब्ध संसाधनों की कुशलता से कैसे उपयोग करना है यह आना चाहिए। एक कार्यकर्ता को ऐसी शिक्षण गतिविधियों से परिचित होना है जो छोटे बच्चों के शिक्षण में सहायक हो। एक कार्यकर्ता को केंद्र के कामों में अभिभावक और समुदाय सदस्यों से कैसे उनको सहभागी बनाना है यह उस पर आना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि कौशल विकास की प्रक्रिया क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रशिक्षणार्थियों के कौशल में विकास करने हेतु उनको स्वयं प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में प्रत्यक्ष अनुभव हेतु भेजना है ताकि वह बच्चों के मध्य स्वयं काम करने का अनुभव प्राप्त कर सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों के सृजनात्मक कौशल के विकास हेतु उसे खिलौने बनाने, चित्रकारी करने, कहानी कहने, संगीत जैसी गतिविधियों में शामिल करके उनको प्रत्यक्ष अनुभव बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है प्यारे विद्यार्थियों। और इस प्रकार से विधि विधान से आज का हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन आपने क्या पढ़ा इस पाठ में, जल्दी से मुझे बता दो, यूनिट 2 में आपने क्या पढ़ा, एक बार इसका निचोड़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस पाठ में सबसे पहले हमने देखा कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के स्टाफ के बारे में हमने सीखा। पहली क्लास में हमने स्टाफ के बारे में सीखा था। हमने इस बात की चर्चा कर ली थी कि केंद्र के कार्यकर्ता को किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये कार्यकर्ता है वो आपका कैसा होना चाहिए, उत्साह से भरा होना चाहिए, उसमें नवाचार का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के लिए उसमें आधारभूत दिलचस्पी होनी चाहिए, उसमें वो प्यारे विद्यार्थियों सभी गुण होने जरूरी है और बच्चों के स्तर तक आकर के वे व्यवहार करने और सार्थक रूप से उनको अंत्यक्रिया करने के लिए और संप्रेषण करने की योजना बनाने जानता हो, ऐसी योग्यता उसके अंदर हो। फिर हमने अगले दिन की क्लास ली जिसमें हमने देखा कि सृजनात्मक तथा जो आपकी मंचीय कला है उनके कौशलों के अतिरिक्त कैसे गुण होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों जो आपके अपेक्षित गुण के रूप में हमने देखे। और फिर हमने यह देखा कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में नियुक्त जो सहायक हैं उनकी केवल यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो केंद्र में प्रतिदिन कार्यकर्ता के क्रियान्वयन में आप योगदान दें, बल्कि उनका कर्तव्य भी है कि जरूरत जब भी पड़ जाए, मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों कार्यकर्ता है वो समय पर उपलब्ध नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में भी बच्चों के साथ क्रियाकलाप का आयोजन करवा सके, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र का संचालन भी कर सके। इन सब चीजों को हमने क्लास में पढ़ लिया था और हमने ये भी सीख लिया प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना आज की क्लास में हमने ये भी देखा कि प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र के स्टाफ को समय समय पर प्रशिक्षण मिलता रहना चाहिए, जिनसे ऐसी बातों पर हमें बल देना है ताकि जो आपके कार्यकर्ता हैं या सहायक हैं वो आपके बाल विकास से संबंधित जो अद्यतन जानकारी है, जो नवीनतम जानकारी है, नवीनतम खोज है, वो उनको उपलब्ध हो जाए। उसमें बाल विकास के विभिन्न पक्षों को पुष्ट करने वाली गतिविधियां सुचारू रूप से चलानी है ताकि उनकी आवश्यक कौशल है उनका विकास हो जाए। और ऐसी संस्थाएं जो प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र कार्यक्रम चलाती हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना है कि उनके प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो कार्यकर्ता और जो सहायक हैं वो आपके नियमित नवीनतम पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं का आयोजन और अन्य विद्यालय दिखाने के लिए उनको ले जाया जाए ताकि प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कर सके, सेल्फ इवोल्यूशन कर सके, यानी स्वयं मूल्यांकन कर सके और इसके माध्यम से तकनीकों से परिचित उनको करवाया जाए। इससे उनका ज्ञान होगा, समुदाय की उनको प्राप्ति होगी प्यारे विद्यार्थियों। और याद रखना यही कार्य कुशलता में उनकी वृद्धि को कर पाएगा। तो इस पाठ में हमने सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम लास्ट का देख लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये विधि विधान से हमारा चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रावदेशिक स्टाफ यानी प्रारंभिक बाल देखरेख व शिक्षा जो हमारा केंद्र है इस केंद्र का स्टाफ। ठीक, अब स्टाफ को भी मैं प्यारे विद्यार्थियों दो भागों में बांट देता हूं। मान के चलिए सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा, एक में तो मैंने बांट दिया है कार्यकर्ता और एक दूसरे भाग में मैंने आपको क्या बताया,
सहायक, कार्यकर्ता और दूसरा क्या बताया, सहायक। अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमने क्या देखा, वृत्त अर्हता देखी, अनुभव देखे, व्यक्ति गुण देखे, कार्य साधन कौशल देखे, भूमिका जिम्मेदारी और प्रशिक्षण देखा। इस चैप्टर में इसके बारे में हमने इसके अलावा क्या क्या देखा वो भी एक बार बता देता हूं। सबसे पहले इनकी क्या वृत्तिक अर्हता है। वृत्तिक अर्हता का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं। आपका एक कार्यकर्ता बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सहायक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पहली क्लास में हमने देखा, चर्चा याद करो आप। उनके क्या अनुभव होने चाहिए ये भी हमने चर्चा करी। हमने ये भी चर्चा करी कि उनके व्यक्तिगत गुण क्या हैं, व्यक्तिगत गुण क्या हैं। इसके बाद हमने ये भी चर्चा करी कि कार्य साधन कौशल कौन से होते हैं, कार्य साधन कौशल कौन से हैं। और प्यारे विद्यार्थियों लास्ट में हमने देखा कि क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं इनकी, क्या भूमिका है प्लस क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं। और लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा कि किस तरह से इनको क्या देना है, प्रशिक्षण देना है, किस तरह से इनको ट्रेनिंग देना है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि ये बातें आपने सीख ली प्यारे विद्यार्थियों तब आपको बातें याद रखनी है कि यहां हमारा विधि विधान से चैप्टर 2 है वो आज कंप्लीट हो जाता है। और ये हमने एकदम पूरे इस चैप्टर 2 में क्या पढ़ा उसका निचोड़ है प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर 2 जो विद्यार्थी लगातार हमारी क्लासेस ले रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि सबसे पहले हमने इनकी योग्यताएं देखी, हमने स्टाफ में कार्यकर्ता सहायक की योग्यता क्या है, इनके अनुभव क्या है, इनके व्यक्तिगत गुण क्या है, इनके कौशल कैसे होने चाहिए, इनकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है और आज की क्लास में प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, इन सबकी चर्चा हम इस पाठ में कर चुके हैं, याद रखना। ठीक, तो पिछली बार 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि अच्छे प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में कार्यकर्ता और सहायक के व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख करो। 5 नंबर का क्वेश्चन आया। अब की बार क्वेश्चन आ जाएगा प्रारंभिक बाल देखरेख केंद्र में नियुक्त स्टाफ की भूमिका और जिम्मेदारी का वर्णन करो। फिर प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा प्रारंभिक बाल देख केंद्र के लिए स्टाफ का चयन करते समय आप कैसी कसौटी को अपनाएंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों जिनको हम आसानी से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक बार आज हमारा ये चैप्टर 2 है प्यारे विद्यार्थियों, ये विधि विधान से कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा केंद्र में जो कर्मचारी आपका वर्ग है। पुनः प्रत्येक विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं जो पहली बार हमारी इस क्लास से जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ बातें हैं जो बातें याद रखनी है। देखो एक नंबर नोट कर लीजिए 7014495956। और प्यारे विद्यार्थियों आपको यदि आप ईसीसी कर लिए हैं, सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी हमने तो ईसीसी के लिए फॉर्म डाल दिया है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपने इग्नू से डाला है, आपने एनआईओएस से डाला है या किसी संस्थान से डाल दिया तो डाल दिया तो डाल ही दिया, लेकिन क्या आपने पैसा लगा दिया तो आपको क्या करना है, इसकी तैयारी तो करनी है। अब आप परेशान हो रहे हैं गुरुजी हमें तैयारी के लिए क्या पता ही नहीं है कहां से बुक्स आएंगी, बुक्स अभी तक नहीं पहुंची है, गुरुजी हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, कैसे हमको पढ़ना है। तो काहे पागल हो रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे ना। आप बताओ, आप जो इग्नू से कर रहे हैं, डीईसी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनके तो एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं प्रश्न में, तो एमसीक्यूज प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। याद रखना आपको जो पिछले ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं, जो पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे वो मिल जाएंगे। आपको ओल्ड पेपर है प्यारे विद्यार्थियों वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप कॉल कर लो 7014495956 पर। और जो प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि गुरुजी मैंने तो ईसीसी का डिप्लोमा ही नहीं किया है और क्या अभी इसका डिप्लोमा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। कैसे करना है, कहां से करना है, गवर्नमेंट संस्थान से ही करना है, क्या अभी फॉर्म चल रहे हैं, इस सब की जानकारी 7014495956 पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो समझ में आ गई इतनी सी बातें, प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिसको नोट्स चाहिए तो 7014495956 पर कॉल कर ले, जिनको बाल वाटिका की तैयारी करनी है वो भी 7014495956 पर कॉल कर ले। और जिस विद्यार्थी को ईसीसी के नोट्स चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ईसीसी डिप्लोमा भी करना है तो वो आगे की जानकारी के लिए 7014495956 पर हमें कॉल कर ले। प्यारे विद्यार्थियों इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई होगी, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। तो आपसे निवेदन यही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी आपके साथी ईसीसी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना।
बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो विद्यार्थी पहले की वीडियो जाके नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक हमारा विद्यार्थी 2027 तक एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करे और इस डिप्लोमा में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसी आशा उम्मीद के साथ प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। भोले बाबा की कृपा से आप सभी एकदम मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।